अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो इंग्लिश लिटरेचर की रेनेसेंस एज के ऊपर है और इस एज को हम एमसीक्यूज के लिहाज से कवर करेंगे। पहले हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया था 3 वीडियोस में 3 पार्ट्स में, क्योंकि ये एज थोड़ी सी लेंथी और इसमें बहुत सारे लिटरेरी फिगर्स भी हैं। सो अब हम इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे कि इस एज से रिलेटेबल कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो ये वीडियोस भी हमारी 3 पार्ट्स में होंगी। पहले पार्ट में हम लोग 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे, दूसरे में भी 50 और तीसरे में भी। सो डियर व्यूअर्स, इसके बाद ही आप लोगों को एज कम्प्लीटली कम्प्रीहेंसिबल लगेगी और हर लिहाज से आपको लगेगा कि ये एज मेरे लिए मेरे फिंगर टिप्स पे और मुझे कम्प्लीटली आती है। सो डियर व्यूअर्स, आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है रेनेसेंस मीन्स। रेनेसेंस का मतलब क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इट मीन्स डियर व्यूअर्स, रीबर्थ भी है इसका मतलब, रिवाइवल भी है। यहाँ पे ऑप्शन बोथ ऑफ देम हैज नॉट बीन गिवन, बट इन द एग्जाम्स देयर विल बी सच अ सीक्वेंस दैट आइदर रिवाइवल और रीबर्थ। वहां पे एक ही एमसीक्यूज मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके, एक नहीं। रेनिसेंस बिगेन इन, रेनिसेंस सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे होता है ये हम लोगों ने समझा था। ये इंग्लैंड में नहीं होता, सबसे पहले ये इटली में स्प्रेड होता है, उसके बाद फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज में। नेक्स्ट है रेनिसेंस रीच्ड इंग्लैंड इन। इंग्लैंड में ये कब पहुंचता है? ये एलिजाबेथन टाइम पीरियड में पहुंचता है 1500 के बाद। तो मतलब कह सकते हैं हम 16th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स रेनिसेंस इंग्लैंड में भी फैलता है। देन रेनिसेंस एम्फेसाइज्ड, इसका सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर था? रिलीजन, वार, ह्यूमनिज्म या फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म की बात आए तो फिर हम एंग्लो नॉर्मन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें फ्यूडलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था एंग्लो नॉर्मन एज में। और जब रिलीजन की बात आ जाए तो ये दोनों एज, एंग्लो नॉर्मन एज भी और एंग्लो सैक्सन एज भी, तो ये दोनों क्या थे? रिलीजियस एजेस थे। जब बात आती है रेनिसेंस की, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ह्यूमनिज्म। दे वर फोकस्ड ऑन ह्यूमन, नॉट रिलीजन और नॉट फ्यूडलिज्म डियर व्यूअर्स। अगला एमसीक्यू है ह्यूमनिज्म इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? रिलीजन की स्टडी, साइंस की स्टडी, किस चीज की स्टडी? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ आर्ट। डेफिनेटली ह्यूमनिज्म इज द स्टडी ऑफ मैन डियर व्यूअर्स। रेनिसेंस फॉलोड, रेनिसेंस किस एज के बाद आता है? मेडिवल एज के बाद आता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज मेडिवल एज डियर व्यूअर्स। नेक्स्टली वी आर हैविंग रेनेसेंस एज इन इंग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम नहीं बल्कि दो और नाम है। एक तो इसका नाम है एलिजाबेथन एज, इसको शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं डियर व्यूअर्स। रेनेसेंस, और इसके अलावा इसको एज ऑफ ड्रामा भी कहते हैं। मतलब एज ऑफ ड्रामा क्यों? क्योंकि इसी एज में सबसे ज्यादा ड्रामास प्रोड्यूस हुए और ये एज ड्रामास के लिहाज से बहुत ज्यादा फेमस है। रेनेसेंस इज फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस थी? ड्रामा के लिहाज से, एसेस के लिहाज से या पोइट्री के लिहाज से? इस एज में ड्रामा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुए थे, ऐसे भी इसी एज में जबरदस्त किस्म के प्रोड्यूस हुए थे, और पोइट्री भी इस एज में। सो मीन आप कह सकते हो सोनेट्स भी इस एज में प्रोड्यूस हुए थे, एपिक भी, एलिगोरीज भी, तो वो पोइट्री की फॉर्म हो गई। और एसेस के लिहाज से देखा जाए तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी इसी एज से बिलोंग करता है और इस एज में ही सबसे ज्यादा जबरदस्त किस्म के एसेस प्रोड्यूस हुए। और ड्रामा के लिहाज से फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इसी एज से बिलोंग करता है। So all of these is the correct option, dear viewers. कि Renaissance is famous for drama, essay and poetry. Nextly, Elizabethan age is called. इस एज को कौन सी एज कहा जाता है? सिल्वर एज, डार्क एज, आयरन एज या गोल्डन एज? इस एज को डियर व्यूअर्स गोल्डन एज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इस एज में बहुत ही ज्यादा रिफॉर्मेशंस आए थे और रिवाइवल आई थी, और इस एज में जो इंग्लैंड था वो पीक पे था लिटरेरी लिहाज से भी। प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में इसको? विलियम कैक्सटन ने डियर व्यूअर्स। मैं जल्दी से ये एमसीक्यूज कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी जाया ना हो, और वैसे भी ये 3 वीडियोस होने वाले हैं, तो लिहाजा इस हिसाब से देखा जाए तो हम जल्दी जल्दी इन एमसीक्यूज को कवर कर लेते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आपकी पहले वीडियोज में मैंने बना ली है। नेक्स्टली डियर व्यूअर्स, शेक्सपियर वाज बोर्न इन, कहाँ पे पैदा हुआ था? लंदन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन? ही वाज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। एंड देन शेक्सपियर इज कॉल्ड, इसको एक और टाइटल भी दिया जाता है डियर व्यूअर्स, बार्ड ऑफ एवॉन। इसका ये टाइटल है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। ही इज आल्सो नोन एज बार्ड ऑफ एवॉन। Then Shakespeare wrote, how many plays did he write? Dear viewers, it was 37 plays. Shakespeare wrote how many sonnets, dear viewers? 50, 154, 200 or 100? 154 sonnets, dear viewers. शेक्सपियर, शेक्सपियर फेमस ट्रेजेडी, इन ट्रेजेडीज में से कौन सी सबसे फेमस ट्रेजेडी थी? वैसे तो उसकी ट्रेजेडीज बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत सारे ट्रेजेडीज हैं, सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है। इन सारे ट्रेजेडीज में से टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, बाय द वे ये सारे के सारे ट्रेजेडीज हैं ही नहीं। टेम्पेस्ट रोमांस है, एज यू लाइक इट कॉमेडी है,
और ट्वेल्थ नाइट भी कॉमेडी है, लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचता है हेमलेट डियर व्यूअर्स, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा भी कंसिडर किया जाता है इसका। शेक्सपियर्स कॉमेडी, शेक्सपियर की कॉमेडी सब में से कौन सी बेहतरीन है इनमें से डियर व्यूअर्स? और यहाँ पे अगेन देखें तो तीनों के तीनों ऑप्शंस जो हैं ये ट्रेजेडी के, मैकबेथ ट्रेजेडी, किंग लियर ट्रेजेडी, ओथेलो ट्रेजेडी। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचता है ट्वेल्थ नाइट डियर व्यूअर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्वेल्थ नाइट। डियर व्यूअर्स, एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं कि इन तमाम एजेस को मैं कवर करवा रहा हूं, इन पोइट्स को, इन लिटरेरी फिगर्स को, लेकिन मैंने इनके लाइंस और कोट्स आप लोगों को नहीं पढ़ाए। उसके ऊपर एक पूरे का पूरा वीडियो बनेगा, जो कि हो सकता है बहुत लेंथी वीडियो बने, 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, या तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे उनको। फ्रॉम चौसर टू द लास्ट पोस्ट मॉडर्न राइटर्स, उनके फेमस वर्क्स में से फेमस लाइंस उठा के हम लोग देखेंगे कि उनके किस वर्क से वो फेमस लाइंस ली गई हैं और ये किस लिटरेरी फिगर की फेमस लाइंस है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिटरेचर लवर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको लिटरेचर की फेमस लाइंस का तो पता हो ये किसकी लाइन है और ये जो है फेमस लाइंस कौन से वर्क से ली गई हैं। सो डियर व्यूअर्स, एक पूरे का पूरा वीडियो हम उस चीज़ के ऊपर बनाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन में ये लाइंस उठाई जाती हैं और पूछा जाता है कि ये किसकी लाइन है और ये कौन से वर्क से ली गई है या ये किसके बारे में कही गई है। सो इवन बीपीएससी के एग्जाम में 2023 में बीपीएससी के लेक्चरशिप में भी ऐसे आया था, स्लोगन आया था इसका जेन जेक्यूज रोसो का कि बैक टू नेचर इज अ फेमस स्लोगन ऑफ होम, सो दैट इज ऑफ जेन जेक्यूज रोसो। सो डियर व्यूअर्स, एक कंप्लीट वीडियो हम इस चीज़ के ऊपर भी बनाएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को वीडियोस प्रोडक्टिव फील हो रही हैं, कंस्ट्रक्टिव फील हो रही हैं, या आपको लग रहा है कि इन वीडियो से आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, लिटरेचर आपकी एनहांस हो रही है, सो डियर व्यूअर्स काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। नेक्स्टली डियर व्यूअर्स, शेक्सपियर्स थिएटर। शेक्सपियर का थिएटर इनमें से कौन सा थिएटर था डियर? ही वाज एसोसिएटेड विद ग्लोब थिएटर। शेक्सपियर डाइड इन, ये ही वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1616। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो है 23 अप्रैल डियर व्यूअर्स। डेथ भी 23 अप्रैल को और बर्थ भी 23 अप्रैल को। देन हेमलेट इज प्रिंस ऑफ, वो जो हेमलेट इसने ट्रेजेडी लिखी, ये इसकी सबसे मास्टरपीस ट्रेजेडी है डियर व्यूअर्स। इसमें इसने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी डाले, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें। सो हेमलेट जो था वो कहाँ का प्रिंस था, शहजादा था? ही वाज प्रिंस ऑफ डेनमार्क डियर व्यूअर्स। शेक्सपियर बिलोंग्ड टू विक्टोरियन एज, रोमांटिक, एलिजाबेथन और मॉडर्न? ही बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। नेक्स्टली वी आर हैविंग मिल्टन रोड, उसने कौन सा मोस्ट फेमस वर्क लिखा था? दैट वाज पैराडाइज लॉस्ट डियर व्यूअर्स। ही रोट पैराडाइज लॉस्ट इन 1667 and he is known as a Puritan poet as well, and it was an epic dear viewers, epic. It is an epic, a long narrative poem talking about the heroic quality of its character. Milton was crippled, deaf, dumb or blind. He became blind dear viewers. ये at the age of 42 he became blind. Owing to, there will be the reason in the next slides dear viewers. Paradise Lost is a novel, drama, essay or epic. We talked about it right now. It's an epic. Paradise Lost has how many books? It is a very long epic dear viewers. It contains 12 books. How many? 12 books. So the correct option is 12. Nextly we are having Milton belonged to Elizabethan age, Victorian, Romantic or Puritan age. He belonged to Puritan age. Why? Because he was born in, dear viewers, he was born in 1608 and died in 1674. So mean he was purely from Puritan age. So the Elizabethan age was till 1603. लेकिन ये बात अपने माइंड में जरूर रखें कि जो रेनेसेंस एज थी, कंप्लीटली रेनेसेंस एज जो थी वो थी 1660 तक। सो अगर रेनेसेंस यहाँ पे आता तो हम कहते कि ये रेनेसेंस से ही बिलोंग करता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है मिल्टन बिलोंग टू एलिजाबेथन, विक्टोरियन, रोमांटिक और प्यूरिटन एज। सो इसको क्या किया गया, फर्दर क्लासीफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया, तो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तो प्यूरिटन एज से बिलोंग करता था। क्यों? क्योंकि रेनेसेंस एज में ही प्यूरिटन एज आती है। सो डियर व्यूअर्स, वो जो रोमांटिक एज थी वो उसके बाद आती है, विक्टोरियन एज और उससे आगे। एलिजाबेथन एज से ही डज नॉट बिलोंग। व्हाई? बिकॉज एलिजाबेथ डाइड इन 1603 whereas he was born in 1608. So that's why we cannot claim that he was from Elizabethan age. He was from Puritan age. Spencer wrote, उसने कौन सा फेमस वर्क लिखा था? फेरी क्वीन डियर व्यूअर्स। ये भी एक एलिगोरिकल एपिक है, लॉन्ग एपिक है डियर व्यूअर्स।
and it was, you can say, Fairy Queen was published in 1590 dear viewers. ये भी MCQs आ सकता है. Spencer is called, आप लोगों को बताया था, he is also known as poet's poet dear viewers. इसको poet's poet भी कहते हैं. एक और लाइन भी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताई थी कि he is known as, or he is famously regarded as a painter without brush in his hand dear viewers. Fairy Queen is an essay, epic poem, novel or drama. It is an epic poem or allegorical epic, you can say, romance. Nextly we are having Spencer invented. उसने क्या इन्वेंट किया था डियर व्यूअर्स? उसने अपने तरीके का एक स्टेंजा इन्वेंट किया था. उसकी कितनी लाइंस थी, हो सकता है वो अगले एमसीक्यूज में हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ. 9 लाइंस का स्टेंजा इसने खुद ही इंट्रोड्यूस किया था. स्पेंसर डेडिकेटेड फेरी क्वीन टू, ये क्वीन को इसने जो है डेडिकेट की थी. जो फेरी क्वीन इसने लिखी थी, क्वीन एलिजाबेथ वन को इसने जो है डेडिकेट की थी. नेक्स्टली वी आर हैविंग बेकन इज कॉल्ड. बेकन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ नॉवेल या फादर ऑफ इंग्लिश एसेस? फादर ऑफ इंग्लिश essays dear viewers. Then we are having Bacon wrote novels, plays, poems or essays. He is famous for writing essays, but he has also written some other prose works as well, like Novum Organum, and he has also written Advancement of Learning, and he has also written Atlantis. So they were prose works, and he was also a scientific, he was also an introducer of scientific method like inductive method dear viewers. So I mean he has written certain other works as well, but he is famously regarded as an essayist. And he was also born in the same year when Shakespeare was born, 1564 dear viewers. Bacon's essays are long, short, narrative or dramatic. They are very short, but they are written in aphoristic style dear viewers. Aphoristic style मैंने आप लोगों को बताया था. और बेकन के ऐसे सारे के सारे तकरीबन ऑफ से ही स्टार्ट होते हैं. ऑफ एजुकेशन, ऑफ लव, ऑफ मैरिज, ऑफ विजडम एटसेट्रा. Bacon belonged to Romantic age, Renaissance, Victorian or modern. He belonged to Renaissance age. Then we are having Bacon's essays are aphoristic dear viewers. Aphoristic क्या होता है? ऐसे essays जो कि बहुत ही ज्यादा विट्टी हों, उनमें विजडम छुपा हुआ हो, हर लाइन आपको लगे कि कोटेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिकल बात है. यूनिवर्सिटी विट्स वर, ये हाईली एजुकेटेड राइटर्स थे ऑफ रेनेसेंस एज. Nextly, Marlowe he was also a university wit, and he was one of the top university wits. He was one of the most influential university wits. University wits wrote, they were famous for writing dramas dear viewers. उन्होंने डिफरेंट ड्रामास लिखे थे, वो अगले एमसीक्यूज में और अगली स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे यूनिवर्सिटी विट्स को भी इन डिटेल. Nextly, university wits belonged to Elizabethan age dear viewers. Neither Victorian nor romantic nor modern. University wits were graduates of, ये इनको टाइटल दिया गया था, they were graduates of Oxford and Cambridge dear viewers. Nextly, sonnet has, it is a line of 14 lines. Epic, it's a song, you can say poem of 14 lines. Epic is, it's a long narrative poem. It's a long narrative poem talking about the heroic qualities. Then blank verse is an unrhymed verse where you do not see the same, you can say, sound of the last words in the poems. Tragedy ends in, tragedy means tragic incidents or about death, so mean we can say it ends with death. It's a sorrowful dramas. Comedy ends in, it ends in marriage, it ends with in happiness as well. Mean it must have a happy ending. That's what we call comedy. Romance actually is combination of happiness and sadness. We can say romance is a drama or a play that can start with sad, you can say, sadness, and can end with happy note. But we can also reverse it, that drama or a play that starts, you can say, sadfully but it ends happily, that will be called as romance. Combination of tragedy and a play, combination of tragedy and comedy is known as romance. Elizabeth age named after Queen Elizabeth I. Shakespeare wrote histories, tragedies and comedies. He wrote all of these dear viewers. Renaissance focused on man, war, superstition or death. Renaissance focused on man dear viewers. Nextly, Renaissance encouraged war, learning, fear, ignorance. It encouraged learning, discoveries, exploration, science, knowledge, all these things.
Renaissance ended in finally 1660 and then restoration age starts. डियर व्यूअर्स, आने वाले वीडियोस में हम मजीद इस एज को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी ऐसा एमसीक्यूज हो जो इस एज से रह ना जाए। हम तमाम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।